हेलो बच्चों, साइंस में रिवीजन में आज हम देख रहे हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है बच्चों, तो अम्ल यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनमें H धन आयन पाया जाता है। अम्ल की ये पहचान बता रही हूँ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनमें H धन आयन पाया जाता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर होता है ना, तो उसको ये लाल कर देते हैं। तो बच्चों, आपने अपनी रसोई में या फलों में बहुत से अम्लों को आपने देखा होगा, जैसे उनका टेस्ट भी किया है। टमाटर है, नींबू है, दही है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से टमाटर में या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इनमें H धन आयन पाया जाता है। कुछ और अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सोडियम। तो ये सब बच्चों अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा हम क्षार या क्षारक, तो जल में घुलनशील क्षार को क्षारक कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अब क्षारों की पहचान क्या होती है? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे और कसैले होते हैं और इनमें OH ऋण आयन पाया जाता है। तो बच्चों, ये क्षार की पहचान है। ठीक है, कि अम्ल और क्षार है। अगर हमें दिया जाए तो हम इनमें किस तरह से इनमें अंतर निकाल सकते हैं। अब आगे हमने देखना है कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक धातुओं के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल जो होते हैं धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और इनसे हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। जैसे अम्ल अभी हमने बताया, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो मान लीजिए जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की धातु के साथ में क्रिया हुई, तो मान लो HCl 2HCl की कापर के साथ अभिक्रिया होती है तो कापर क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। यानी जो भी अम्ल हैं वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। अब क्षार जो होते हैं, क्षार जिनमें OH आयन होता है, तो उनको क्षारक बोला जाता है। तो क्षार या क्षारक जो होते हैं वो इसके साथ में धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनमें भी हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ठीक है बच्चों, अगला हमने देखा था कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु कार्बोनेट क्या होती है? धातुओं के कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 है, तो Na इसमें धातु है, CO3 कार्बोनेट है बच्चों, इसको धातु कार्बोनेट कहेंगे। इसी तरह से NaSCO3 है, तो इसमें सोडियम धातु है और इसमें हाइड्रोजन, तो इसको धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, NaSCO3। तो Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी धातु कार्बोनेट जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल प्राप्त होता है। और लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनसे निष्कासित होती है। ठीक है, तो इस तरह से इनको अम्ल और क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया और धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया हमने देखा। अब बच्चों, हम देख रहे हैं अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक, तो अम्ल और क्षारकों को जब हम आपस में क्रिया कराते हैं या आपस में हम इनको मिलाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल क्षारक का प्रभाव समाप्त कर देता है और क्षारक अम्ल का प्रभाव समाप्त कर देता है। तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल और क्षारकों को जब आपस में मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH ये क्षार है और HCl ये अम्ल है, तो इससे लवण बनता है NaCl और प्लस H2O, यानी दोनों का ना इसमें अम्ल का गुण होता है ना ही क्षारक का, तो इसको बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों,
अब आगे हमने देखा है कि क्षारक के साथ आधात्मिक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। तो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक क्षारक है, CaOH2। तो इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, तो CO2 अधात्म यानी अधातुओं की अभिक्रियाएं, क्षारकों के साथ में अधातुओं की अभिक्रियाएं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अधातु यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, क्योंकि वह क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आधात्मिक ऑक्साइड यानी अधातुएं जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। अब बच्चों अब इसके आगे हमने देखना है, ये सारी अभिक्रियाएं तो हमने देख ली। हमको देखना है कि अम्ल क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, अम्लों के विलयन और क्षारकों के विलयन कितने प्रबल होते हैं यानी तेज होते हैं। तो अम्ल और क्षारकों की पहचान करने के लिए या किस विलयन में अम्ल की मात्रा कितनी है या क्षारकों की मात्रा कितनी है, तो उसको ज्ञात करने के लिए pH पैमाना जो होता है उसके द्वारा अम्लों की सांद्रता या क्षारों की सांद्रता को ज्ञात किया जा सकता है। तो pH पैमाना जिस पर कि 0 से लेकर 14 तक संकेत होते हैं, 0 से लेकर 14 तक होते हैं। तो इसमें 1 से लेकर 6 तक अगर तीव्रता में वृद्धि होती है तो मतलब उसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है, और 7 पर उदासीन होता है। ठीक है, जैसे हमको किसी अम्ल की पहचान करनी है तो उस अम्ल को हम लिटमस पेपर पर डाल देते हैं, और लिटमस पेपर के रंग को हमारा जो pH पेपर होता है उसमें भी सभी तरह के रंग होते हैं, 1 से 14 तक के जो निशान है तो सभी नंबर के अलग अलग रंग होते हैं। अब लिटमस पेपर पर जो रंग आता है वो हम उस नंबर से मिला लेते हैं कि हमारा किस नंबर से मैच कर रहा है, तो वही हमारा क्षारकीयता या अम्लीयता होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम, जैसे कि इसमें नीचे बना हुआ है 0 से लेकर 14 तक इसमें निशान दिए हुए हैं, और बच्चों आप देखोगे कि नंबर 1 है, 0 है, तो इसमें अम्ल सर्वाधिक है। ठीक है, नंबर 1 है या 0 है, अम्ल की मात्रा अधिक है, और नंबर 2 में नंबर 1 से कम है, 3 में नंबर 1 और 2 से कम है। तो इस तरह धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आगे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अम्लीयता कम हो जाती है, और नंबर 7 पे आते हैं तो वह उदासीन विलयन कहलाता है। जैसे जल का pH मान बच्चों 7 होता है, यानी जल कैसा होता है, जल उदासीन कहलाता है। तो उसमें अम्लीयता और क्षारीयता किसी का गुण नहीं पाया जाता है। आपने जल पी के देखा होगा, वह न स्वाद में कड़वा कसैला होता है, न खट्टा होता है। तो बच्चों इसे उदासीन कहा जाता है। और pH पैमाने में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे क्षारीयता का प्रभाव बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से pH पैमाने के द्वारा दिए गए पदार्थ में अम्ल की मात्रा या क्षार की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे हमें देखना है कि pH के क्या उपयोग हैं। तो pH यानी pH पैमाना जो है उसके क्या उपयोग हैं। तो pH पैमाने का उपयोग है कि हमारे पाचन तंत्र का, बगीचे की मिट्टी का pH ज्ञात करके किसान उसमें अच्छी पैदावार ज्ञात कर सकता है कि यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको अधिक क्षारीयता या अधिक अम्लीयता की आवश्यकता होती है। तो pH के द्वारा मिट्टी में उपस्थित अम्ल की मात्रा या क्षार की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पाचन तंत्र का pH यानी उदर में पाए जाने वाले, हमारे उदर में जो HCl अम्ल पाया जाता है, तो यह उदर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है, और अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे हमारे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। तो इस तरह से हम pH का मान ज्ञात करके उसको उस पर एसिड जैसी दवा को अम्ल के उसकी अम्लीयता को कम कर सकते हैं। अगला है pH के मान में परिवर्तन। ठीक है, pH मान में परिवर्तन, तो मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दांतों का एनिमल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट
का बना होता है, ठीक है, तो जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो अगर पीएच कम होता है तो ये संक्षारित होने लगता है। तो उसका पीएच मान ज्ञात करके हम इसको मतलब इसका उपचार कर सकते हैं और दंत इच्छा को रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखना है कि लवण के संबंध में अधिक जानकारी, यानी लवण परिवार। तो बच्चों, लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो आपस में जो पदार्थ बनता है जिसमें ना अम्ल के गुण होते हैं ना क्षार के गुण होते हैं, तो उसको लवण बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है लवण परिवार में पहला दिया है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। तो हमारे दैनिक जीवन में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, व्यंजक चूर्ण है आदि महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में हमने उपयोग किए हैं। तो उसमें आता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। तो लवण के द्वारा, लवण को जब जल में मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है बच्चों। ठीक है, तो इस और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इससे निष्कासित होती है। अगला तो व्यंजक गुण, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस का उपयोग करने से व्यंजक चूर्ण का उत्पादन किया जा सकता है। यानी जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। तो व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में, सूती उद्योग में, ठीक है, और कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन से क्रिया कराने में इसको उपचायक पीने वाले यानी हमारा जो पीने का पानी है उसको साफने के लिए, उसमें से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला है बच्चों बेकिंग सोडा। तो बेकिंग हमारे रसोई घर में आपने देखा होगा, इसका उपयोग केक है, ब्रेड है आदि को फुलाने में किया जाता है। ठीक है, और दाल रोटी वगैरह है उनको सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो 2NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करते हैं, ऊष्मा दी जाती है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बेकिंग सोडा के उपयोग देखो बच्चों, बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अग्निशामक के रूप में किया जाता है और एक एंटीएसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब हमारे उदर में अम्लीयता बढ़ जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और जो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे ब्रेड है, केक है, इनमें हमको इनको फुलाने में या इनको स्पंजी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा धोने का सोडा या धावन सोडा। तो धावन सोडा का संकेत है Na2CO3 10H2O, धोने का सोडा। तो इसे धोने के सोडा सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा मिलाकर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस 10H2O। तो Na2CO3 और क्रिस्टल की मात्रा 10H2O। इसके उपयोग क्या है? इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज बनाने में होता है, बोरेक्स जैसे सोडियम की यौगिक बनाने में होता है और घरों में साफ सफाई में होता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो आप मूर्ति खिलौने वगैरह देखे होंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है और इसका संकेत है CaSO4 CaSO4 और ½ ठीक है, इसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा ½ होती है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा मिलाकर जिप्सम पदार्थ तैयार किया जाता है। CaSO4 ½ H2O प्लस 1 ½ H2O। तो CaSO4
2H2A जिप्सम है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जिप्सम तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने इस चैप्टर में देखा अम्ल क्षारक एवं लवण और अम्ल क्षारकों एवं लवणों की अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, रिवीजन के लिए हमने आपको ये कराया। उदासीनीकरण, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रियाएं, धोने की सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग आपको बता दिए। ठीक है, और पीएच पैमाना द्वारा अम्ल और क्षारों की हम अम्लीयता या क्षारीयता यानी अम्ल की मात्रा और क्षारों की मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों की जानकारी दी।